हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये आपका अगस्त 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, एसएसटी का। इससे पहले जो था वो आपका जनवरी 2024 का क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किया था। आज जो हम कर रहे हैं वो अगस्त 23 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आपने देखा ही होगा, कोई भी एग्ज़ाम आप अटैम्प्ट करते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देने जाते हैं, उसके PYQs कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो आपके एग्ज़ाम को क्लियर होने में। क्यों? क्योंकि उससे एक तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलता है, आपको क्वेश्चंस का फॉर्मेट पता चलता है, और सीटेट में लिमिटेड सिलेबस है, क्वेश्चंस टॉपिक्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, तो क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं और सेम टॉपिक से भी कई बार 2-2 3-3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगर आप खाली ये PYQs भी कर लेते हैं, अभी आपका मंडे से 5 डेज़ होते हैं अगर देखा जाए तो मंडे टू अगर फ्राइडे 5 डेज़ में अगर आप ये 5 क्वेश्चन पेपर्स भी पूरे सॉल्व कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो बहुत हद तक चांस है कि आपका इस बार सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो डोंट मिस दिस वीडियो, आप बिल्कुल एंड तक देखिए, पूरा क्वेश्चन पेपर समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए, टॉपिक को नोट करते रहिए अपनी नोटबुक में कि क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि सपोज़ आपने एक टॉपिक आपने लिख लिया, फिर आप देखेंगे कि उस टॉपिक से 2024 में भी क्वेश्चन आया, उस टॉपिक से अगस्त 23 में भी क्वेश्चन आया, उस टॉपिक से दिसंबर 23 में भी आया या 22 में भी आया, तो उससे आप रिलेट कर पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलो हम क्वेश्चन पेपर को अपने को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये है आपका पॉलिटिकल साइंस से। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। जैसे इसमें कि पहला आ जाता है, इसमें लोकतंत्र में लोग किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। विद्यार्थी द्वारा दिए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। ठीक है, व्हाट आर द वेज इन विच पीपल कैन पार्टिसिपेट इन अ डेमोक्रेसी, फॉलोइंग आर द सम आंसर्स दैट यू गेट फ्रॉम स्टूडेंट्स, which answer reflects the student understanding of the question and her ability to give a comprehensive to the point answer। मतलब कि लोकतांत्रिक में लोग किन तरीके से भागीदारी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आ जाता है, some key elements that influence the working of a democratic government are people's participation, resolution of conflicts and commitment to equality and justice, या वोटिंग, धरना, रैली, सोशल मूवमेंट बाय वोटिंग इन इलेक्शंस। इन अ डेमोक्रेटिक पीपल पार्टिसिपेटेड बाय वोटिंग इन इलेक्शंस। ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स पीरियड इन इंडिया, दिस पीरियड इज़ 5 years। तो अगर आप देखा जाए तो मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन, इन सब के जरिए ही आप पार्टिसिपेट कर पाते हैं। ये एक स्टूडेंट का डायरेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी आपका आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। साप्ताहिक बाजार का, साप्ताहिक बाजार शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। विद्यार्थी द्वारा लिखे हुए कुछ उत्तर दिए गए हैं, इनमें से उनकी क्षमता, तुलना कर पाने की क्षमता को प्रदर्शन करने में असफल दिखाता है। मतलब इसमें से कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। बिलो आर सम आंसर रिटन बाय स्टूडेंट्स इन विच आंसर डज द स्टूडेंट फेल टू डिस्प्ले एबिलिटी ऑफ कंपेयरिंग। ठीक है, तो इसमें जो आपका फर्स्ट आ जाता है, द प्रोडक्ट सोल्ड इन वीकली मार्केट्स कुड बी बॉट एट चीप रेट्स वेयर एज ओनली अ फ्यू पीपल कैन अफोर्ड प्रोडक्ट सोल्ड इन शॉपिंग मॉल्स। ये भी करेक्ट हो जाता है आपका। सेकंड आपका आ जाता है, साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती हैं जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। ये भी करेक्ट है। तीसरा इसमें आपका आ जाता है, साप्ताहिक बाजार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं जबकि शॉपिंग मॉल शहरी क्षेत्रों में ही होते हैं। ठीक है, इसमें जो फोर्थ आ जाता है, साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह में किसी निश्चित दिन लगते हैं जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं, इनमें भिन्न भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। अगर स्टूडेंट की दृष्टि से देखा जाए तो ये वाला आंसर जो हो जाता है ये आपका रॉन्ग हो जाता है और ये तीनों आंसर्स आपके करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 क्वेश्चंस दैट इफ द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, अगर अर्थ फ्लैट नहीं है, देन हाउ आर मैप्स शोइंग एवरीथिंग एज फ्लैट, तो मानचित्र सब कुछ सपाट कैसे दिखाते हैं। शोइंग animatedly how maps and globes resemble on earth are earth, showing the maps to the students, ask them to find out the reason themselves, showing the globe to the students। मतलब सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से
मिलते जुलते हैं, या विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाएंगे, या स्वयं ही कारण पता लगाने के लिए कहेंगे, या विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाएंगे। अगर इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट आपका आंसर आ जाता है वो ये वाला आ जाता है कि सजीवता के साथ ये दिखाना कि कैसे जो हमारा मानचित्र हो गया और जो हमारा ग्लोब है वो हमारी पृथ्वी से किस तरीके से मिलते जुलते हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सोशल साइंस हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विद आर्ट, मतलब सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। चित्रकला हो गई, मूर्ति कला, प्रागैतिहासिक शिल्प कृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के प्रमाण और साक्ष्य के रूप में निरूपित करता है। अगर देखते हैं तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू हैं और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सोशल साइंस में ये सब कुछ होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं 35, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभाविक और सत्यापनीय है। इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुव्याख्यान की ओर ले जाता है। अ नेचर ऑफ सोशल साइंस इज एविडेंस बेस्ड, एम्पिरिकल एंड वेरीफिएबल। Its study often leads to multiple interpretation of a single event। अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स में देखा जाए तो जो आपके ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं दोनों ही आपके करेक्ट हो जाते हैं। ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रोजी ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ वुमेन एज अ नर्स एंड अ मैन एज एन इंजीनियर। मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन पेपर जब हम सॉल्व कर रहे थे जनवरी 2024 वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टीरियोटाइप वाला जो आपका टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखो आपने 24 वाले पेपर में भी देख लिया और इस पेपर में भी ये रही आपका जेंडर स्टीरियोटाइप वाला क्वेश्चन। मतलब रोजी एक महिला का नर्स के रूप में और पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाती है। इसके पीछे कारण ये होता है, उसने उत्तर दिया है कि महिलाएं अच्छी नर्स होती है क्योंकि वह अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी अगर दिमाग की आवश्यकता होती है तो महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। ये क्या स्टेटमेंट दर्शाता है? ये जेंडर स्टीरियोटाइप रूढ़िबद्ध धारणा का एक स्टेटमेंट दर्शाता है कि आपने पहले से फिक्स कर लिया कि भाई अगर लड़कियां हैं तो वो यही काम कर सकती हैं, वो दूसरा काम नहीं कर सकती हैं। ये इस तरीके से हो जाता है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, टू फैमिलराइज स्टूडेंट अबाउट इलेक्शन प्रोड्यूसर in India, which one of the following would be the best pedagogical method? Asking student to conduct survey in their neighborhood about election, organize an election in the class for class representative, screening a documentary on a local election, या inviting an expert for a lecture। अगर आप बात करते हैं तो मतलब विद्यार्थी किस तरीके से उसे सीखेंगे, जब आप कक्षा में एक रोल प्ले कराएंगे, कक्षा में कक्षा के प्रतिनिधियों के चुनाव का जब आप आयोजन करेंगे, उससे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रिलेट करके सीख पाएंगे। आप किसी को एक्सपर्ट को बुला रहे हो, लेक्चर दे के चला जाए तो नहीं हो सकता। आप डॉक्यूमेंट्री देख लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सर्वे का भी कोई मतलब नहीं बनता है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, द बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिस फॉर sensitizing students towards the life of tribes and nomadic pastoralist would be। मतलब आदिवासी और चलवासी पशु चारवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास क्या होगा? अगर इसमें देखा जाए तो लेक्चर और सेमिनार तो नहीं होगा, ग्रुप डिस्कशन और इनके ऊपर भी नहीं होगा, टेक्स्ट बुक रीडिंग से भी कुछ नहीं होगा। अगर आप मूवी दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं उनसे रिलेटेड कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, उनका जीवन कैसा था, तो वो विद्यार्थियों को ज़्यादा संवेदनशील बनाने के लिए सफल रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को शामपट का इस्तेमाल निम्नलिखित रूप से किस तरीके से करना चाहिए? मतलब while students are engaging in a group discussion on use of water, a teacher should use of blackboard in which of the following manner। मतलब किस तरीके से टीचर को ब्लैक बोर्ड को यूज़ करना चाहिए जब वो वाटर के ऊपर डिस्कस कर रहा है। तो अगर इसमें देखा जाए, अरेंजिंग रिस्पॉन्सेज अराउंड कंसेप्ट, थीम्स एंड इशूज़, नथिंग रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट हु आर कंसिडर्ड ब्राइट इन द क्लास, लिसन टू द स्टूडेंट बट नॉट नेसेसरी टू रिकॉर्डिंग एवरी वर्ड सेट इन द डिस्कशन। मतलब संकल्पनाओं, पेशा वस्तुओं, मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना है। विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिखना, ऐसा नहीं होता है। इसमें आप बच्चों में डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका अवलेखन आवश्यक नहीं है, ऐसा भी नहीं होगा। चर्चा में कही गई हर बात को अभिलेखित करना, ऐसा नहीं, जो इंपॉर्टेंट लगे वो लिखिए। तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका आ जाता है वो आंसर नंबर 1 हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं,
A teacher takes student of upper primary classes to the district court after finishing the lesson on criminal justice system. Which of the following objective are most appropriate for the visit? मतलब आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी को जिला न्यायालय ले जाते हैं। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करता है? अगर देखा जाए इसमें तो न्यायालयों के प्रकार का अनुभव कराता है तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करने का उद्देश्य पूरा करता है। न्याय पाने वाली चुनौतियों को दिखाता है, व्यवस्था के बारे में भय पैदा करता है। अगर हम भय की बात करते हैं तो भय तो पैदा करने वाली बात ही नहीं है, तो ऑप्शन बी तो अपने आप ही कट हो जाएगा। और अगर आप ये वाला ऑप्शन देखते हैं, विभिन्न मुद्दों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना और उन्हें कानून मानने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो जो इसमें स्टेटमेंट है ए से केवल वही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रीविलिंग मिसकंसेप्शन अबाउट सोशल साइंस, मतलब सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में कौन सी भ्रांत धारणाएँ हैं? यह एक गैर उपयोगी विषय है, प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है, सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों की नौकरी के विकल्प केवल एकेडमी में ही होते हैं। अगर आप देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर मतलब कौन सी भ्रांत धारणा है, मतलब मिसकंसेप्शन है, तो ये सारी ही मिसकंसेप्शन है। ऐसा सोशल साइंस में कुछ भी नहीं होता है, तो ये आपका ABCD आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट A to D शुड अ चाइल्ड हैव प्रायर नॉलेज अबाउट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टॉरिड जोन। टॉरिड जोन वाले टॉपिक से लास्ट वाले क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन आया था, फर्स्ट क्वेश्चन ही था टॉरिड जोन से। उष्णकटिबंधीय संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित में से किन की प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? इनमें से लॉन्गिट्यूड की, ग्लोब की, इंसुलेशन की या फिर लैटिट्यूड की। अगर हम बात करते हैं तो उन्हें ग्लोब की, इंसुलेशन की और लैटिट्यूड की जानकारी होनी चाहिए अगर वो कंसेप्ट को समझना चाहते हैं टॉरिड जोन के, तो ठीक है, इनकी उन्हें प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। अब रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द चेंज इन nomenclature from civics to political science was to bring back the focus towards issue of contemporary India। नागरिक शास्त्र से सामाजिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। अब ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिश्चितता की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र आया था। अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं और ये जो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ वुड हेल्प चिल्ड्रन टू क्रिटिकली थिंक अबाउट वुमेन्स वर्क इन सोसाइटी। मतलब अगर बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में कौन सा इसमें स्टेटमेंट मदद करेगा? तो अगर हम बात करते हैं विद्यार्थियों को महिलाओं और पुरुषों के बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना, ये तो नारे वगैरह ये तो मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सेकेंड आ जाता है विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों होता है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है विद्यार्थियों को छात्राओं की विद्यालयों में उपस्थिति संबंधित आंकड़ा दिखाना और इससे उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना, ये भी एक ऑप्शन हो जाता है। तो B and C बोथ आर द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? आप सबसे पहले आप क्वेश्चन को, अगर आपको एक बार क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है तो आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसका आंसर नहीं कर सकते। आप क्वेश्चन को कुछ और समझेंगे, आंसर को कुछ और लगा देंगे, तो उससे आपका लॉस होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि उसकी लैंग्वेज क्या है और वो कहना क्या चाह रहा है। ये जो PYQs हैं, ये जो पूरे सेट कराने का मतलब सिर्फ यही है कि आप क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझें। अगर आप सीरियस हैं अपने एग्ज़ाम को निकालने के लिए तो आप 1 घंटा लगाइए, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए कि आंसर क्या है और क्वेश्चन क्या है, मतलब पूछ क्या रहा है और उसका आंसर क्या जा रहा है। ठीक है, अब जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में देखिए शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा ले रहा है कोई,
विद्यार्थी में सामाजिक जागरूकता जगानी, आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने हैं। तो किस तरीके का प्रश्न है जो पूछा जा सकता है? अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच के 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिए। लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं होती हैं? अब क्वेश्चन आप पूछिए कि हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज़्यादा पड़ा। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज़ है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित लिखिए। ये एक क्वेश्चन एक ऐसा है जिसमें कि बच्चा सोचने के ऊपर मजबूर हो जाएगा, जिससे कि उसका जो कौशल है सामाजिक जागरूकता को लेकर या एक क्रिटिकल जो एक थिंकिंग होती है उसको लेकर जो है वो सोचेगा। तो ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर इसका करेक्ट हो जाता है। अब आप नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। चलो, आपने ये देखा कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है आपके घर के आसपास जल जमाव हो जाता है, अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय राज्य केंद्र में कि किस स्तर की शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे, ये नहीं। आप दोनों में डिफरेंस देख लीजिए कि ये वाला आंसर अगर आप लगाते हैं, ये वाला लगाते हैं, तो कौन सा सबसे ज़्यादा आपका आता है। तो आंसर नंबर 3 जो है इसका वो एक करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर राइज एक्सपेक्टेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर हर लेसन प्लान एज स्टूडेंट विल बी एबल टू कंपेयर अ वीकली मार्केट विद अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। दिस ऑब्जेक्टिव विल रिक्वायर स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट देयर, इसमें आएगा एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस या फिर नॉलेज। अगर बात करते हैं तो वो क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे उस चीज़ को, तभी तो उसका आंसर देंगे। तो इसका जो विश्लेषण होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट क्वेश्चन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू टेस्ट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। मतलब विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ और सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? अगर हम देखते हैं तो आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य शासनीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र करता? मतलब यहाँ इस वाले अगर उसमें देखा जाए तो उसमें उसके विचार पूछे हैं कि आपके विचार से क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक। और अगर आप बाकी के ऑप्शंस देखते हैं तो 3 अंगों पर विवरण दीजिए, शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से, उनके कार्य क्या हैं, संघवाद को परिभाषित करिए। मतलब किसी में भी क्वेश्चन में भी ये नहीं पूछा है जिसमें कि स्टूडेंट को सराहना, मतलब एक वो सोचे उस क्वेश्चन के बारे में या उस आंसर के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग असेसमेंट क्वेश्चन, व्हाई डज आ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड आ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों होती है? कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी को प्रश्न समझा नहीं, मतलब इसमें से रॉन्ग कौन सा है, मतलब नॉट वाला आपको फाइंड आउट करना है। अगर हम इसमें देखते हैं, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूहों पर अपनी शक्ति का प्रयोग ना करे, बिल्कुल करेक्ट है। संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है, ऐसा तो चलो देखते हैं। थर्ड इसमें आ जाता है, संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज़ से वर्जित ना हो जो कि बहुसंख्यकों को नित्य उपलब्ध है, ये भी करेक्ट हो जाता है। अब विद्यार्थी ये कहता है कि संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से हमारी रक्षा करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो जो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाता है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि मतलब एक संविधान एक रूल्स को नहीं बना देता है कि उसी के ऊपर ही देश का शासन किया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें नॉट ही पूछा है, तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, विद्यार्थियों को चित्रों द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु स्क्रैपबुक एक कारगर तरीका है। ये एक जो स्क्रैपबुक का मूल्यांकन है उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये सिर्फ उसका मूल्य कितना है उसके आधार पर उसका आप वो करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा और ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ए सही है और आर इसका गलत है। ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मतलब अगर आप देखते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन स्टूडेंट बी आस्क्ड इन ऑर्डर टू टेस्ट देयर फैक्चुअल नॉलेज, नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजीज, नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरीज, स्ट्रेटेजिक नॉलेज,
नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, अगर हम देखें तो नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजीज़ के थ्रू आप उनके फैक्चुअल नॉलेज का जांच के लिए इस तरीके के आप क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन ग्रीक विच मेरिडियन टाइम इज 12 नून दैट व्हाट विल बी द टाइम एट 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यदि ग्रीनिच के समय दोपहर के 12 का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। जब भी कभी ऐसा समय आता है तो वो आपका इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 3 बजे। ये आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। मतलब जब समुद्री गुफाएं बनती हैं तो उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा किस वजह से वो बनती हैं, तो तरंगों के अप्रदन एवं निक्षेपण द्वारा, या पवन अप्रदन, मानव निर्मित गतिविधियाँ, या शैलों का गिरना। जब आप तरंगों का अप्रदन और निक्षेपण होता है तब ये गुफाएं, समुद्री गुफाएं बनती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है, जैसे कि सदाबहार वृक्ष हो गए, वो मध्यवर्ती प्रदेशों के समीप ही क्यों उगते हैं। तो उसका एक रीज़न होता है, वो इसलिए उगते हैं क्योंकि वहाँ पर भारी वर्षा होती है और उच्च तापमान होता है, वहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है और हाई टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से ये वाले जितने भी आपके वृक्ष हो गए ये वहीं पर उगते हैं। अब अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा सही है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, जो आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाला क्वेश्चन जो उसमें चैप्टर जो है, ये वहाँ से दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी जो ऊपर पूछा था वो भी और ये वाला भी। अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा इसमें से सही है। अगर इसमें से अगर हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही ये करेक्ट होता है कि मकर रेखा जो होता है वो दक्षिणी गोला से होकर गुजरती है। तो मतलब मकर रेखा दक्षिण गोला से होकर गुजरती है, कर्क रेखा दक्षिण गोलार्ध से होकर नहीं गुजरती। क्वेश्चन आपका आ जाता है, एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ ऑन अ ग्लोब टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज नोन एज द। ग्लोब को जो 2 बराबर भागों में रेखा बांटती है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट देती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोब फ्रॉम द फॉलोइंग। आप ये देख सकते हैं कि ग्लोब वाले चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये आपकी क्लास 6 की ज्योग्राफी है जिससे इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं। निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथन का आप चयन करें। अगर आप ग्लोब के बारे में सही कथन का चयन करते हैं तो सबसे पहला यही रॉन्ग हो जाता है, इट इज़ ओवल इन शेप। ये शेप में ओवल शेप का नहीं है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब, बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ टिल्टिंग ऑन इट्स एक्सिस, मतलब वो ये थोड़ा सा अपनी धुरी पर झुका हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, और ये अर्थ का एक ट्रू मॉडल है, ये भी करेक्ट है। तो जो आपका ABC है वो आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन करें। मतलब स्ट्रेटोस्फेयर हैज़ आइडियली कंडीशन फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, चूज द करेक्ट रीज़न। अगर ये क्या होता है, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है तभी आप ये परिस्थिति उसके लिए अनुकूल होती है, ठीक है। अब ये वाला भी जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका। यहाँ से ये पूछा जाता है कि कौन सी लेयर पर कौन सी लेयर कहाँ पर होती है। ये अगर आप देखते हैं तो जो आपकी ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर आपकी ये होती है समताप मंडल में। रेडियो प्रेषण जो आपका होता है वो आपका होता है बाह्य वायुमंडल में। मौसम की जितनी भी घटनाएं संबंधी घटनाएं होती हैं शोक मंडल में, और जो पतली वायु होती है वो होती है आपकी बाह्य मंडल में। तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर 4 होता है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये इस तरीके की है, क्योंकि ये जो आपकी होती है वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, इस वजह से ये गर्म महासागरीय
जलधारा है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका स्थानीय कृषि के प्रकार होता है और क्षेत्र और प्रदेश के बारे में है। स्थानांतरित कृषि हो गया, वाणिज्यिक अनाज कृषि हो गया, गहन निर्वाह कृषि हो गया, चलवासी पशु चारण कृषि हो गया। अगर हम बात करते हैं स्थानांतरित कृषि की तो वो आपका सघन वन वाले क्षेत्रों में होती है, ठीक है। अगर हम वाणिज्यिक अनाज कृषि की बात करते हैं तो वो आपकी शीतोष्ण घास के मैदान में होती है। और गहन निर्वाह कृषि की अगर हम बात करते हैं तो वो होती है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में। और चलवासी पशुचारण जो होता है वो अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश पर ये आपका ये होता है। तो जो आपका इस हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए, मतलब कौन सा रॉन्ग है, इसमें से नॉट बताना है आपको। इसमें आपका एनर्जी रिसोर्स के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है। तो जो आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा वो टाइडल एनर्जी इज एक्सॉटिबल, ये वाला जो होगा ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, ठीक है। बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। ये सारे करेक्ट हैं और कौन सा करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है और यही उसने पूछा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब दूरी में भारी व बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता जो मार्ग होता है वो कौन सा होता है, वो आपका वाटरवेज होता है, वो आपका जल मार्ग होता है। आप क्वेश्चंस का लेवल भी देखते हुए चलिए कि कुछ क्वेश्चंस तो इतने ज़्यादा इजी हैं कि आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी हैं, कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी हैं। ये क्वेश्चन पेपर कराने का जो आपका मेन पर्पज़ है वो यही है कि एग्ज़ाम से पहले आप अपनी तैयारी को चेक करें, जो जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल चेक करें और किस किस तरीके से आप अभी बचे हुए टाइम में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं ये वो चेक कर सकें। तो ये क्वेश्चन पेपर्स कराने का मेन पर्पज़ यही है। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों को हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वो कौन से संसाधन होते हैं। अगर हम देखें तो वो नवीकरणीय रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जो कि नवीकरणीय संसाधन होते हैं जो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा उपयोग करने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थी से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली जो है गुड़िया थी वो उठा ली। तो ये क्या दिखाता है, ये उनका एक आपका स्टीरियोटाइप दिखाता है, एक रूढ़िवाद है कि क्योंकि उनको पता है कि भाई जो आदिवासी होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं। तो ये क्या है, ये एक स्टीरियोटाइप को दर्शाता है। अब किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या होता है, मतलब हम कहते हैं ना कि भाई इसके लिए अगर हमने पहले से सोच लिया है तो वो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है उन्हें नकारात्मक रूप से हम देखेंगे, उत्तम और श्रेष्ठ रूप से तो नहीं देखते हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना, तीनों ही चीज़ें हैं। ए, सी और डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं कि संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है, यह देश के अभिशासन के बहुलिक चरण स्थल स्थापित करती है। तो अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और जो इसका रीज़न हो जाता है वो भी सही व्याख्या, उसमें एक्सप्लेनेशन उसकी सही है। चलिए नेक्स्ट आप देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई थी। अगर आप बात करते हैं ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा हुई थी, ठीक है। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, ये भी करेक्ट हो जाता है आपका। और गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना, अनुसूचित जाति सदस्यों से विवाह करना। विवाह करना तो नहीं था, लेकिन ए, बी और सी ये तीनों इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है मिड डे मील। मिड डे मील स्कीम हैज़ हेल्प रिड्यूस कास्ट prejudice among students and promoted social justice. Explain the statement by choosing the correct option. इसमें क्या होगा, सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए भी रखा गया है।
स्कूल में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। स्कूल छोड़ने की जो दर है उनमें कमी आई है। अगर आप देखेंगे तो ये चारों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजंस इंश्योर्स इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। अगर देखा जाए तो न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है। न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं कि इसमें से व्यवस्था को कौन सुनिश्चित करता है, तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये आपके करेक्ट हो जाते हैं, ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन और सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है। इसके पीछे कारण क्या होता है, मतलब द वर्क परफॉर्म बाय अ होम मेकर गोज अननोटिस एंड अनपेड एज कम्पेयर टू द ऑफिशियल वर्क परफॉर्म बाय एन ऑफिस गोइंग लेडी हु सेट्स सैलरी एंड रिस्पेक्ट। मतलब जो घर पे काम कर रही है उसकी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन जो बाहर जा रही है काम कर रही है उसको सैलरी भी मिल रही है और उसको इज्जत भी मिल रही है। तो इसके पीछे क्या कारण है ये पूछा गया है। तो अगर आप घरेलू कार्य का जो अवमूलन है वो इसके पीछे मेन कारण है। ऐसा नहीं है कि घरेलू काम में कम समय लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय समाज की पृथक व्यवस्था है, ये भी नहीं। कार्यालय काम का अति मूल्यन है, ये भी नहीं। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, घरेलू काम का अवमूलन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंटरप्रेटेड राइट टू फूड, राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर अंडर द एम्बिट ऑफ विच फंडामेंटल राइट ग्रांटेड टू इंडियन सिटीजन। ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो ये जो आपका होता है ये होता है आपका आर्टिकल 21। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाली सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान करिए। ये पूरा पैराग्राफ है जिसमें से आपका क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में और आपका अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बारे में। इसमें सबसे पहला आता है, अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथकीकरण बनाए रखते हैं। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें जो आ जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए एंड बी करेक्ट है कि राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दूसरा, भारतीय संविधानों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का भी प्रावधान है। तो इसमें जो ये भेद अगर हम डिफरेंस करते हैं तो ये दोनों मेन डिफरेंस आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऑल द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ मीन्स, मतलब सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान है। अगर हम बात करते हैं सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। ठीक है, कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वर्ण, जाति, धर्म, जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। असमानताएं समाप्त हो गई हैं, ऐसा नहीं है। तो इसमें जहाँ जहाँ पर सी आ रहा है ये आप कट कर दें, तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और डी है ये आपका करेक्ट हो जाता है। इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं कि जो आपको लगता है कि ये नहीं है तो उसे आप ऑप्शन में से हटा दें, तो आपके ऑप्शंस कम रहेंगे और आपको मैच करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। अब इनमें से सबको मिलाना है। राजमिस्त्री जो हो गया घरेलू काम करता है, सब्जी विक्रेता है और जो दुकान में सुपरवाइज़र है। अगर हम बात करते हैं कौन में से सही सुमेलित है, कौन सा है जो इसमें से सही मिल रहा है, तो इसमें से जो सही मिल रहा है वो है राजमिस्त्री, जिनका दहाड़ी मजदूरी का काम होता है। जो घरेलू कामगार हो गया वो होता है आपका अनियमित मजदूर हो गया। सब्जी विक्रेता हो गया वो आपका स्वरोजगार हो गया। और दुकान में जो सुपरवाइज़र है वो व्यवसायी है। ये सही, ये करेक्टली मैच इसमें जो हो रहा है वो ये वाला पेयर है। इसमें से कौन कौन सा है जो आपका करेक्टली मैच हो रहा है, तो इसमें से ए, बी और सी है आपका जो आपका करेक्टली मैच हो रहा है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र में बढ़ते प्रवासन के परिणाम स्वरूप शहरों के औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के ये प्रवासन के कारण हैं, क्या क्या कारण हैं इस चीज़ के, तो अगर आप देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति है, मतलब ऐसा तो नहीं है
ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन है, घटी हुई कृषि उत्पादकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई कुशल कार्यबल की संख्या है। तो अगर आप बात करते हैं इस प्रकार के प्रदर्शन का जो मेन रीज़न हो जाता है वो बाजार में विघटन हुई और घटी हुई कृषि की उत्पादकता हुई। इन दोनों की वजह से ही जो शहरी क्षेत्रों में जो लोग हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, निम्न में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? ऐसी कौन कौन सी सर्विस है जिनको हम पब्लिक सर्विस कहते हैं? अगर हम बात करते हैं, पुलिस सेवा भी पब्लिक में आती है, न्यायिक सेवा भी पब्लिक में आती है, एजुकेशनल सर्विस भी आती है। अगर हम कंस्ट्रक्शनल सर्विस की बात करते हैं तो वो आपका इंडिविजुअल होता है, वो पब्लिक सर्विस में नहीं आता है। तो ए, बी और सी ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1883 में अल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ था। इस बिल का विरोध क्यों हुआ था? ये क्वेश्चन नंबर 77 है। अगर आप इसकी बात करते हैं, भारतीयों ने इसका विरोध किया था क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दी थी। अंग्रेज़ों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। एक तो ऑप्शन ये आपका हो जाता है। दूसरा आपका आता है, बिल ने अंग्रेज़ और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया था कि मतलब जितना अंग्रेज़ों को मौका है उतना ही भारतीयों को ही मिलेगा। तो ये दोनों आपके मेन रीज़न हो जाते हैं जिसे लागू करने पर विरोध किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट ये इस टाइप के क्वेश्चन है, इनका आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आपने चैप्टर को डिटेल में स्टडी किया है, आपने समझा है चैप्टर को, तब आप इन्हें पढ़ेंगे और आंसर दे देंगे। हाँ भाई, ये तो इसका ये रीज़न था, ये वाला बिल इसलिए लागू, इस बिल के लिए इसलिए विरोध किया गया था। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए एनसीईआरटी जो इसका बेस दिया गया है सीटेट को क्लियर करने के लिए, उसको पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जैसे कि हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। अगर देखा जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और ए आर की सही कारण भी दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है। 1920 में खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में दो स्टेटमेंट दिए हुए। 1920 में अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। और दूसरा स्टेटमेंट है, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे देखते हैं तो इसमें ए जो स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट है, लेकिन जो स्टेटमेंट बी है ये आपका रॉन्ग हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी 10 क्वेश्चंस और रह गए हैं। ये सारा क्वेश्चन पेपर एक साथ कराने का ये बहुत लंबी थोड़ी वीडियो हो जाती है, आपकी 45 मिनट्स के अराउंड ये आपकी वीडियो होगी। लेकिन आप अगर इस वीडियो को एक बार में पूरा देख लेते हैं तो आपका एक बहुत बड़ा मतलब पूरी प्रिपरेशन आप अपनी चेक कर सकते हैं। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स तीनों कंप्लीट हो जाते हैं एक ही वीडियो को देख के। ठीक है, अब जैसे कि नेक्स्ट आ जाता है, ये भी असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादक में निवेश करने लगे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऐसा ही हुआ था। इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड में और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए थे। ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, ऐसा ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों से संबंध में सही है? गौतम बुद्ध ने क्या कहा है? आर सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस आर अ रिजल्ट ऑफ आर पास्ट बर्थ्स। आर सफरिंग्स एंड अनहैप्पीनेस आर अ रिजल्ट ऑफ आर क्रेविंग एंड डिज़ायर। आर बिलीवर्स हैड टू एक्सेप्ट एंड फॉलो द टीचिंग्स ऑफ बुद्ध फॉर अ हैप्पी लाइफ। अगर हम ये करते हैं कि हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम में, बिल्कुल करेक्ट है। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसा और इच्छाओं की वजह से है, ये भी करेक्ट है। तो जो आपका स्टेटमेंट ए और बी है वो दोनों करेक्ट हैं। पालना करना आवश्यक है, ऐसा इसमें नहीं है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ों की मांग में तेज़ी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए थे। तो उसमें क्या क्या आया था? अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया था। ठीक है, शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी होगी। स्वतंत्रता तो उस टाइम पे थी ही नहीं।
डिज़ाइनरों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी हुई थी। नई एजेंटों ने पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली अपना ली थी। तो ए और डी इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 83। निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फुले की 1873 में आई किताब समर्पित है। किस चीज़ के लिए ये इनकी बुक समर्पित है? जो कि अमेरिका गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को ये इनकी बुक समर्पित है। ये एक स्टेटमेंट बेस है, तो इसमें आप डायरेक्ट ही आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 84 आ जाता है। इसमें 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और सामाजिक समानता न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत करी। अब मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया और उनको संगठित किया, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन भी किया। दोनों ही स्टेटमेंट पे अगर आप बात करते हैं, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और बी ए का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पूर्ण व्यवस्था करने को कहा था? महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिला था। आपने देखा होगा कि जो लास्ट आपका क्वेश्चन पेपर था 2024 वाला, उसमें भी इसी तरीके से एक बुक का नाम पूछा गया है कि ये बुक किसने लिखी है। ऐसे ही यहाँ पर ये एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मुमताज़ अली। इन्होंने ही कुरान के आयतों को पुनर्व्यवस्था करने के लिए कहा और महिलाओं को भी शिक्षा के लिए इन्होंने ही कहा था। अब मध्यकाल में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। हम क्यों है वो इतनी कम जानकारी? वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। सीधी सी बात है, ऐसा नहीं है क्योंकि भाई ये जानकारी आपको कहीं कहाँ से मिली है? जब आपके पास लिखित दस्तावेज होंगे तभी तो आपको जानकारी मिलेगी, इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खुदा की रचना के खाते में उनका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसने आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी के में किसके लिए लिखा गया है? ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये रज़िया के लिए ये स्टेटमेंट है जो रज़िया के लिए लिखा गया है 13वीं शताब्दी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब ये जो आप पीछे से कुछ क्वेश्चन देखते हुए आ रहे हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो डायरेक्ट बुक में से पूछे गए हैं, स्टेटमेंट है। ये बुक में सेम टू सेम स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप जब समझेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर आ जाता है, मेहराब का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया गया था। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो स्टेटमेंट 1 है सिर्फ ये ही करेक्ट है। मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्तर में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं? चूना पत्थर से जो बने हुए औजार हैं वो आपके हुंसगी में मिले हैं। कहाँ पर? हुंसगी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन आ जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर महाजनपदास रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ रेगुलर टैक्स? निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूली के संदर्भ में सही नहीं है? मतलब नॉट बताना है कौन सा सही नहीं है। ज़्यादातर फसलों पर कर का उपज आधा हिस्सा निर्धारित होता था, ऐसा नहीं है। तो जो नहीं है वही पूछा गया है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका SST का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। आपको ज़रूर देखना है ये क्वेश्चन पेपर अगर आप CTET का एग्ज़ाम सीरियसली क्लियर करना चाहते हैं इस बार। तो आप देख भी रहे हैं कि अभी कितने एग्ज़ाम हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, कितने दोबारा से एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप इस एग्ज़ाम को पूरी तरीके से निकालने की कोशिश करें। और PYQ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप ये वीडियो एक बार भी